गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे घर पे। दो वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में पहले आपको मिल चुका है। आज हम नया टॉपिक लेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जैसा कि बच्चों आज हम जानते हैं, जैसा हम देख रहे हैं यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों को, जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को, ये 18वीं शताब्दी के मध्य तक इस तरीके का नहीं हुआ करता था। इस पे विभिन्न राजशाहियों, डचियों और कैंटनों का अधिकार हुआ करता था। अब ये कैंटनों क्या होते हैं इसके बारे में बता दूं आपको कि यह कैंटनों का अर्थ होता है परगना, यानी छोटे छोटे क्षेत्र। तो स्विट्जरलैंड के ये राज्य हुआ करते थे। तो इन राज्यों पर निरंकुश राजाओं का शासन हुआ करता था। अब जो ये पूर्वी और मध्य यूरोप के हिस्से थे, इस पे निरंकुश ये जो क्षेत्र थे ये निरंकुश राजतंत्रों के अधीन हुआ करते थे। और यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी वह समस्या थी सामूहिक पहचान और समान संस्कृति का अभाव। अब इन क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं और विभिन्न जातियों के समूहों के सदस्य इन क्षेत्रों में निवास करते थे। यानी जो सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आप कह सकते हैं, रहन सहन के अंतर्गत कह सकते हैं, भाषा के आधार पे कह सकते हैं, जातिगत आधार पे कह सकते हैं, यह एक दूसरे से बहुत अलग हुआ करते थे। फिर भी यह किसी न किसी राजा के अधीन हुआ करते थे। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी को, जैसा आपकी किताब में दिया भी है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन हुआ करता था वह हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन हुआ करता था। यह हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था वह विभिन्न जन समूहों को जोड़कर बनाया गया था। यानी आप कह सकते हैं छोटे छोटे कबीलों को जोड़कर बनाया गया था, जिनकी अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति रहती थी। उनका रहन सहन भी काफ़ी एक दूसरे से अलग था। अब इतनी असमानता होने के बावजूद भी यह अपने आप को अगर किसी एकता के सूत्र में लाते थे तो वह सिर्फ एक विषय वस्तु थी, राजा के प्रति इनकी निष्ठा, इनका समर्पण। ये राजा को केंद्र बिंदु में रख के ही एक दूसरे को अपने साथ मानते थे कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर यह एक दूसरे से बहुत अलग हुआ करते थे। लेकिन जब एकता की बात आती थी तो इसमें केवल एक चीज जो कॉमन थी वह था राजा के प्रति इनकी निष्ठा। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो क्षेत्र था उसमें जो कुलीन वर्ग के लोग थे ये जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे अपने बोलचाल में। भाषाओं में कितनी विभिन्नता, इसको देखिए कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोग थे, इसमें जो ऑस्ट्रिया के कुलीन वर्ग थे यह जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे अपने बोलचाल के लिए। लाम्बार्डी और वेनेशिया के जो लोग थे यह इतालवी भाषा का प्रयोग करते थे। हंगरी के जो लोग थे उसमें आधे से अधिक लोग मैग्यार भाषा का प्रयोग करते थे। और गैलिसिया के जो कुलीन वर्ग थे ये पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे। अब एक क्षेत्र यानी ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य है और उसी साम्राज्य के अंतर्गत, उसी के क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग भाषाएं लोगों के द्वारा बोली जा रही हैं। फिर भी वह एक सम्राट के अधीन क्षेत्र है, एक सम्राट के अंतर्गत वह क्षेत्र आ रहा है और राजा के प्रति जो निष्ठा है उसी चीज को लेके लोग चल रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे के साथ मान रहे हैं। तो यूरोप में क्या था कि छोटे छोटे क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को मिलाकर एक राजशाही के अंतर्गत, एक साम्राज्य के अंतर्गत लाया जाता था। लेकिन उस साम्राज्य के अंतर्गत लाने के बाद उनके अंदर जो एकता की भावना आती थी सिर्फ वो राजा को ही केंद्र में रख के आती थी कि हम फला राजा के अधीन हैं। अन्यथा भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर वह एक दूसरे से अलग थी। अब इतनी विषम परिस्थितियों में धीरे धीरे, अब चूंकि इन क्षेत्रों पर निरंकुश राजाओं का अपना शासन हुआ करता था, निरंकुश राजाओं के द्वारा जनता का शोषण होता था, तो जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि हमें इनसे आज़ादी चाहिए। और धीरे धीरे जब लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया तो वह राष्ट्रवाद की भावना ने क्रांति का रूप लिया और क्रांति ने राष्ट्र को जन्म दिया। तो इतिहास गवाह है कि जब भी राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेगी तो क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी तो नए नए राष्ट्रों का उदय होगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं वर्तमान यूरोप को, कि उस समय के यूरोप में और आज के यूरोप में बहुत परिवर्तन है। उस समय के यूरोप से आज के यूरोप में कई राष्ट्रों का उदय हुआ जो आज स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं और अपने
अपना शासन चला रहे हैं, यानी स्वयं के ऊपर जो शासन कर रहे हैं वो अपने के द्वारा ही कर रहे हैं, अपने लोगों, अपने द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा कर रहे हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। चलिए आते हैं, जानते हैं कि कुलीन वर्ग क्या था। तो कुलीन वर्ग पूरे यूरोप का एक ऐसा वर्ग था कि जिसको सामाजिक और राजनीतिक रूप से मान्यता मिली हुई थी। अब आप जानना चाहेंगे कि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस चीज़ की मान्यता मिली थी। तो ये सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से यूरोप के एक बड़े भूभाग के ये मालिक हुआ करते थे। इनको एक प्रभुत्वशाली वर्ग माना जाता था। इसमें कुलीन वर्ग के अंतर्गत जो राजा के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रशासनिक विभाग के उच्च अधिकारी हुआ करते थे, राजघरानों के सदस्य हुआ करते थे। तो ये जो कुलीन वर्ग था, इसका अपना एक बहुत राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पूरे यूरोप पर देखा जाता था। हालांकि ये संख्या में बहुत छोटे थे, संख्या में इनकी जो जनसंख्या थी वह बहुत कम थी कुलीन वर्ग की, लेकिन फिर भी ये पूरे यूरोप पे इनका आधिपत्य था। राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये यूरोप के बड़े भूभाग पर इनका अधिकार माना जाता था और ये काफ़ी प्रभुत्वशाली माने जाते थे। तो अब अच्छा, ये रहते कहाँ थे? ये रहते तो शहरों में थे, लेकिन इनकी जो जायदाद होती थी वह ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी, और उस ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनकी संपत्तियां होती थी उस पे ये जो यूरोप के जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनसे भू दासत्व के रूप में खेती कराते थे और उसका जो लाभ होता था स्वयं रखते थे। तो अब ये इनको करना कुछ नहीं था। ये जो दूसरा निम्न वर्ग था यूरोप का, जो मजदूर कृषक वर्ग था, उससे ही अपने खेतों में काम कराते थे और कराने के बाद जो लाभ होता था अपने ऊपर रखते थे। ये अपने आप को मजबूत कैसे बनाते थे, उसके पीछे भी इनका एक वैचारिक मत था कि ये करते क्या थे, आपस में ही एक कुलीन वर्ग दूसरे जो आपस में जो कुलीन वर्ग थी आपस में एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे ताकि ये मजबूत बने। किसी न किसी के वहाँ अपनी बेटी का विवाह किया तो किसी ने किसी के वहाँ अपने बेटे का विवाह किया। अब ये चीज़ें इनके बीच में मजबूती इनको प्रदान करती थी। तो और क्या करते थे ये आपस में राजनीतिक कार्यों के लिए या अपने लोगों के बीच में बात करने के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। यही कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो निम्न वर्ग यानी मजदूर वर्ग का शोषण किया करता था, जिसकी वजह से वहाँ का जो निम्न वर्ग था उसके अंतर्गत उसके मन में कहीं ना कहीं भावना रहती थी कि काश मुझे भी कभी इनसे आज़ादी मिल जाए, हम भी इनकी तरह जीवन यापन कर सकें। अब ये कुलीन वर्ग का शोषण बराबर यूरोप पे चलता रहा। यूरोप के राष्ट्रवाद में इनका एक अधिक प्रभाव था क्योंकि लोग इनसे बहुत ज़्यादा शोषित थे, पीड़ित थे, इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेती थी। लेकिन इसी दौरान जब 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उस औद्योगिक क्रांति का जो फर्क पड़ा वह यूरोप के और क्षेत्रों में भी पड़ना शुरू हुआ। जैसे पश्चिमी और मध्य यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति होती है तो एक नया वर्ग निकल के आता है, वह है श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो अब ये कैसे निकल के आया, जब औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए उद्योग लगाए गए तो नए नए शहरों का विकास होने लगा। अब जब नए नए शहरों का विकास हुआ तो नए नए वाणिज्यिक व्यापार करने वाले वर्गों का उदय होने लगा। तो उसी व्यापार करने वाले वर्ग के उदय में उद्योगपति, बड़े व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग निकल के आए। अब फैक्ट्रियां लगेंगी तो उसमें काम करने वाला जो वर्ग होगा वो श्रमिक वर्ग निकल के आएगा, श्रमिक वर्ग निकल के आया उद्योग करने के लिए। अब उसी श्रमिक वर्ग में से भी कोई होशियार था या थोड़ा बुद्धिमान था, उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, व्यापार करना शुरू किया। व्यापार करते करते व्यापार में लाभ हुआ तो वो व्यापारी बन गया। उसी व्यापारी से किसी के पास पैसा हुआ तो उसने एक फैक्ट्री लगा ली, धीरे धीरे वो उद्योगपति बन गया। इसके बीच में व्यापारी का लड़का पढ़ लिख लिया तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, यानी सेवा क्षेत्र में चला गया। तो अब जो नया मध्यम वर्ग निकल के आया यूरोप में, उसका जो मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था, वह था कि हमें भी कुलीन वर्ग के अधिकारों को, विशेषाधिकारों को समाप्त करके हमें भी थोड़ा बहुत अधिकार चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की बात की, जो बाद में उदारवाद के रूप में सामने निकल के आया, उदारवादी विचारधारा के रूप में
सामने निकल के आया। तो ये मध्यम वर्ग जब पनपने लगा तो उसने सबसे पहला काम किया कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात की कि कुलीन वर्ग का कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा, जैसे हम हैं उसी तरह कुलीन वर्ग के लोग रहेंगे। हम अगर कर दे रहे हैं तो उनको भी कर देना है, हम उनके गुलाम नहीं रहेंगे, हम उनका कोई बेगार नहीं करेंगे, जो सम्मान उन्हें मिल रहा वही सम्मान हमें मिलना चाहिए। इसका जो मेन रीजन था वह मेन रीजन ही था कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे वह कहीं ना कहीं उसी मजदूर वर्ग की श्रेणी से आते थे, उनके जो पूर्वज थे वही मजदूर वर्ग के लोग थे जिनका शोषण कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा भूतकाल में किया गया था। यानी पास्ट में उसी कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा जो मजदूर वर्ग के लोगों का शोषण किया गया था, उन्हीं के बच्चों ने जो अपने पूर्वजों का शोषण देखे हुए थे वही चल के जब आगे मजबूत होते हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वह कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात करते हैं और इसमें वो सफल भी होते हैं। और जब 1789 की क्रांति होती है यूरोप में, फ्रांस में 14 जुलाई 1789 की क्रांति होती है, उस दौरान जब कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों का हनन किया जाता है तो मध्यम वर्ग का कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसी मध्यम वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में कितना बड़ा योगदान दिया, यह जो मध्यम वर्ग था इसने फ्रांस की क्रांति को कितना आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।